पीड़ित एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मन में ये धारणा आ जाती है कि पीड़ित ये किस वजह से है, और उस पीड़ित की जब कभी कहीं पर सुनवाई नहीं होती है तब ऐसा लगता है उसको कि लगता है मेरे पास से न्याय जा चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें निर्धारित होती समाज के अंदर जिसको देखने और सुनने के बाद लगता है जिनकी समस्याएं कहीं नहीं सुनी जाती हैं उस समस्या को यहाँ पर सुना जा सकता है। मानवाधिकार से जुड़े तमाम समस्याएं जो मानवाधिकार के अंतर्गत आती हैं उनको सुनने के लिए यहाँ पर एक संस्था है, मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं तपन अग्निहोत्री जी। आइए चलते हैं सीधा उन्हीं के पास, उनके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस संस्था को यहाँ तक लेकर के आए, उसके बाद इस संस्था के माध्यम से पीड़ित की कैसे मदद करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एडीएस न्यूज लाइव में। सर, मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए है क्या? मानवाधिकार सुरक्षा संगठन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संरचना कहें या जिसकी स्थापना कहें या जिसका गठन कहें वो सन 2008 में हुआ था। इसका गठन के पीछे एक ही उद्देश्य था कि किस तरह पीड़ितों को, खासकर जो सरकारी विभाग से पीड़ित हैं, जो उनकी समस्या नहीं सुनी जाती हैं, खासकर गरीब वर्ग, उसे न्याय कैसे मिले, उसमें हम कहाँ कितनी मदद कर सकते हैं, इस सोच को लेकर के हम लोगों ने इस संगठन का गठन किया था। जैसे कि आमतौर पर क्या होता है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम का मतलब होता है कि हम फंडिंग लें, पैसा लें और एक अरबपति करोड़पति बन जाए। बनते हैं लोग, करते हैं। आज हमारे 18 साल पूरे हो चुके हैं और 18 साल के रिकॉर्ड में आज एक भी गवर्नमेंट का फंड हमारे संस्थान नहीं लिया। 18 साल हो गया हमारे। तो जब न्यू हम गलत तरीके से रखेंगे चीज़ें गलत होती हैं, जब न्यू सही रखेंगे, सही सोच के साथ रखेंगे तो चीज़ें सही होती हैं। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने इस संगठन का जो गठन किया है, इस गठन के पीछे का क्या उद्देश्य रहा है? अभी मैंने बताया, जब मैं 2008 के बताऊँ, जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी हमने और 2, 4, 5 साल और निकले थे हमारे, तो कई बार हमने ऐसा पाया, ऐसा गरीब व्यक्तियों को पाया जो आज न्याय के लिए भटक गए। तब मुझे बहुत जानकारी नहीं थी चीज़ों की, परेशान दिखते थे हमको कई बार। मेरे फादर बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, अब दुनिया में नहीं है वो, कोविड के बाद से। वो कई बार लोग मदद करते नजर आए हमको, एक सीख मिली। एक दिमाग में आया क्यों ना ऐसा कुछ करें हम कि लोगों की हम मदद कर पाए, लोगों को एक हेल्प कर पाए। हम फाइनेंशियल हेल्प कर सकते लोगों की है, कुछ बता सकते, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हमारे पास उसको न्याय दिला सकते, ये नहीं चीज़ हमारे पास थी। ये सोच थी। उसका कुछ चीज़ें ऐसी मिलती चली गई हमको, कुछ लोग ऐसे मिलते चले गए जिससे हम इस राह पे आ गए। आने के बाद लगा कि क्यों ना इससे एक प्लेटफॉर्म तैयार करें हम लोग, और तैयार करके हम लोग एक गरीबों को एक मदद दे सके। और शुरू में स्टार्टिंग में 2 लोग थे, एक मैं राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं और इंस्पेक्टिंग जॉब करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लोग ने निर्णय लिया, उनका मैं साथ हूँ। इसके बाद हमारी 8-9 लोग की टीम है, जिसमें दिलीप बिष्ट हैं, अशोक कुमार है, सत्यनारायण है, ऐसे 8 से एक संजीव गुप्ता जी हैं। 8 लोगों की टीम थी जिन्होंने इससे शुरुआत 2008 में किया था। स्टार्टिंग में आपको सुनील जी बताएं कि हम लोग पहला कैंप हमारा गठन के बाद पहला कैंप हमने श्यामनगर बी ब्लॉक में लगाया था, जन शिकायती शिविर। उस समय हम लोग पंपलेट बड़े बड़े छापते थे, छपवा के रख लिए थे हमने पंपलेट। उसमें जगह का नाम समय खाली रहता था। हम जब शिविर महीने के आगे संडे लगाते थे हम लोग, तो उसमें सब पेन से लिखते थे, बैठ के स्केच से। लिखने के बाद 3 दिन पहले लेई से लगा के रात में 6 दिन चपकाते थे कि आपको इस जगह शिकायत लेके आना है। कैंप लगाते थे जाके, वहीं आप कुछ संसाधन नहीं थे हमारे पास, बहुत संसाधन बहुत कम रहे हैं, तो वहीं जाके पहले रोड किनारे जगह साफ करना, फिर अगल बगल से मेज कुर्सी मांग के बैठ जाना, फिर कैंप लगाना, सिविल लगाना, शिकायतें सुनना, फिर शिकायतों पे समाधान करना। एक महीना समय इसलिए लेते थे कि तब हम लोग भी नए थे कि कहाँ से सॉल्व करें। कोई यदि व्यक्ति आया है तो निराश होकर नहीं जाना चाहिए, 10 शिकायतों 2 सॉल्व होनी चाहिए हमारी। इस तरह से हम लोगों ने काम को शुरू किया था। कहाँ पे समस्या आती है? इस संगठन को आगे ले जाने में समस्या आती है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में समस्या आती है? कहाँ पर समस्या आती है? देखिए, समस्याएं तो बहुत आती है, लेकिन हम कहते हैं यदि दिल में काम करने का जज्बा है तो समस्याएं बौनी हो जाती है। सबसे समस्या फाइनेंशियल आती है, ठीक है, प्रशासनिक समस्याएं आती हैं।
आज हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, फंडिंग ले सकते थे, लेकिन जानते थे फंडिंग जिस दिन ले लेंगे उस दिन हम ये जो उद्देश्य में हमारा जन समस्याओं का, क्योंकि हमारी लड़ाई को सिस्टम के साथ में है। आज जो सिस्टम बना है आम जनमानस के लिए, वो सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, उसी खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। आज यदि हमें उस लड़ाई में जीतना है तो हमें फंड से दूर रहना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं फंड के तरीके क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ में ऐसे 2-4-5 लोग ऐसे हम लोग हैं कि आज समस्या कभी कहीं भी हम सामने आने नहीं देते, उसको वो भी मैनेज कर लेते हैं। आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं संस्था के, और राष्ट्रीय महामंत्री का एक बड़ा दायित्व होता है, ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, दायित्व हम नहीं सोचते कि बड़ा छोटा होता है, हमें समझ में नहीं आता दायित्व। जिस काम को करने में आपका मन लगे उसमें कभी थकान नहीं होती, उस काम कभी थकान नहीं आएगी। आज मैं अभी कानपुर में अगर बैठा हूँ, मैं बता दूं महीने में कम से कम 20 से 22 दिन मेरा कानपुर से बाहर रहता है, क्योंकि आज ये संगठन जो है पूरे भारतवर्ष के 24 राज्यों में, 28 में 24 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहा है, 31 राज्यों में काम कर रहा है हमारा है। सिर्फ सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और लद्दाख, ये 5 राज्य ऐसे बचे जहां हमारा संगठन अभी नहीं पहुंचा है। आज 546 शिकायत सेंटर भारत में काम कर रहे हैं हमारे, जिसमें सिर्फ लोगों की जन समस्याएं सुनी जाती, निःशुल्क सुनी जाती, कोई भी चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है। आज तक के 18 साल के रिकॉर्ड में शिकायत के बदले 1 रुपया किसी से हमारे लिया नहीं गया है, और ना शिकायत सॉल्व होने के बाद कोई मिठाई ली जाती है, ना शिकायत सॉल्व होने के बाद कोई गिफ्ट लिया जाता है, कुछ भी नहीं। एक पूरे भारतवर्ष में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा। आज हमारे संगठन में महीने में बता रहे हैं आपको, सभी कार्यालय मिला लें अपने, तो 7 से 8 हज़ार शिकायतें पर मंथ हमारे यहाँ आती हैं। लोग कार्यालय आते हैं, बाई डाक आती हैं, पूरे भारतवर्ष से शिकायतें आती हैं, और सभी का निःशुल्क समाधान हमारे यहाँ सुनिश्चित किया जाता है। टाइम लग सकता है, समस्या के नेचर पे डिपेंड करता है कि समस्या कैसी है। कोई समस्याएं विदिन आवर में सॉल्व हो जाती हैं, घंटे में सॉल्व हो जाती हैं, कुछ में दिन, कुछ में महीने लग जाते हैं, और 1-2 समस्याओं तो 1 साल 1.5 साल भी लगा हमारी समस्या, लेकिन सॉल्व हो गई। हमारी एक टैग लाइन है, न्याय हर कीमत पर। ऐसा कोई एक वाक्य आपके जीवन में हुआ हो कि आपका प्रयास हुआ हो और उस व्यक्ति को न्याय ना मिल पाया? हाँ बिल्कुल, आपने एक सही क्वेश्चन किया। ये 2014-15 घटना है लमसम। 2 व्यक्ति आपके साथ एटा जेल में बंद थे। उनकी पत्नियों ने एक हमें लेटर भेजा हमारे कार्यालय में कि हमारे पति जेल में बंद है, गलत केस में फंसा के बंद कराए गए हैं, और उनको जो है जान मर का खतरा है जेल के अंदर। तो पहले क्योंकि मैं भी नौकरी करता था, तो मैं संडे ऑफिस बैठता था। शिकायत आ चुकी थी ऑफिस में हमारे, हमें मालूम भी चल गया था कि मेरे संडे जाएंगे तब देखेंगे उसको, जीविकोपार्जन भी करना था। तो लेकिन जब संडे आए, हमने शिकायत देखी, तब मुझे मालूम चला कि उन दोनों की जेल में हत्या हो गई। वो आज भी आप रजिस्टर उठा के देखिएगा, आज रेड पेन से उसको मार्क कर रखा। मैं जीवन की सबसे बड़ी असफलता अपनी मानता हूँ। ये नहीं कहता कि मैं उनका जीवन बचा लेता, मैं ये वादा ये नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं जरूर एक अफसोस होता है कि जिस दिन लेटर मेरे पास आया था, मैं उसके अगले दिन भी कार्रवाई कर देता तो शायद उनकी जान बच जाती। तो आज तक इस बात का अफसोस हमको है। दूसरी घटना एक और है आपकी, लाल इमली का मामला था आपके। लाल इमली में 1996 में बंद हो गई थी लाल इमली। इसके बाद यहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनको जबरदस्ती BRS दिया गया था 1996 में, BRS जबरदस्ती दे दिया गया था उनको, और BRS में से एक लाइन लिखवा ली गई थी कि आज के बाद हमें कोई भी हमारा लेन देन नहीं बाकी है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े जाके, एक BRS लेने के बाद एक लाल इमली जैसी फैक्ट्री का आदमी बहुत इनकम नहीं होती है, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन फाइनेंस ना होने की वजह से, अच्छे वकील ना कर पाने की वजह से, जबकि 2 बार जीते मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार आदेश हुआ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को कि इनको पूरा पैसा दिया जाए, और लाल इमली जो ब्रिटिश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने 55 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लिया। लोकसभा श्वेत पत्र जारी हुआ, लोकसभा से 55 करोड़ जारी हुए, लेकिन इन लोग को नहीं दिए गए, और यही बोला गया क्योंकि आपने लिख के ये दे चुके हैं, जबकि इन्हीं के वेतन भत्ते के नाम पे लिया गया पैसा। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार निर्णय दिया, इनको देने के लिए पैसा सचिव तलब किए गए, उसके बाद ही पैसा नहीं मिला। हमने प्रयास किया, 1.5 साल केस लड़ा हमने उस केस को, आयोग तक भेजा, लेकिन उस केस को हम आज तक कहते हैं न्याय नहीं दिला पाए।
नहीं, अभी वो केस चल रहा है कि अभी चल रहा है केस अभी चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ, ये नहीं लेकिन कह अभी सकते। न्याय नहीं दिला पाया, अभी तक नहीं न्याय दिला पाया, लेकिन हमारी जंग अभी जारी है उसके लिए। चलिए ठीक है, ईश्वर से अपेक्षा है कि वो जल्दी आपकी मदद करे इसमें और आप ये केस जरूर जीते। जो एक टैग आपके ऊपर लग गया, जो आपने बताया कि अभी लाल पेन से हमने लिख दिया है, ये चाहेंगे कि इसमें लाल पेन ना चले और मजदूरों का भला हो। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, हमें दर्शक जानना चाहते हैं कि मानवाधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन समस्याओं को आपको समाधान करते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 तरह की समस्या हम नहीं लेते हैं। पहला, हम सिविल मैटर नहीं लेते हैं, जमीनी विवाद होते ये नहीं लेते हैं। ये फिर भी मतलब ये नहीं कहते बिल्कुल लेते नहीं हैं, लेकिन इस पे हमारे पास पावर्स बहुत कम, लिमिटेड पावर्स होते हैं, क्योंकि ये मामले मोस्टली कोर्ट से नहीं पड़ते हैं। फिर भी कोई हो तो आए तो मैं एक बार क्या रास्ता दिखाएंगे उसमें। नंबर 2, ऐसे केस जो 1 साल पुराने हैं और उस पर पीड़ित ने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं है, 1 साल बाद वो कार्रवाई करने के लिए आ रहा है, उस केस को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल क्या रहा वो, आज 1 साल बाद क्यों आ रहा है। भाई कोई घटना घटी, भले कहीं आपने न्याय न मिला अलग की बात है, लेकिन कहीं शिकायत दी होनी चाहिए, वो केस हम लोग नहीं लेते हैं। तीसरे, हम लोग यदि कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, तो माननीय न्यायालय में कोई केस चला गया है तो उसको लेने का अधिकार नहीं होता है। इन 3 तरह केस छोड़ के भाई कोई भी समस्या आपकी हो, पहले आप अपनी समस्या सरकारी डिपार्टमेंट में दीजिए, लिख के जाके जो भी संबंधित विभाग हो वहाँ समस्या दीजिए। जब वो ना सुने आपकी समस्या को, तो वही कॉपी लेकर के एक हमारे संस्था का नाम प्रार्थना पत्र, आप ये कार्यालय आ सकते हैं, कार्यालय आ जाइए, नहीं तो बाई डाक भेज सकते हैं। संस्था का नाम प्रार्थना पत्र लिखना होता है, पूरी घटना लिखनी है, उसके लिए कहाँ शिकायत की लिखना है और क्या हुआ वो लिखना है और क्या चाहते हैं वो लिखना है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड लगाइए और जितने भी जहाँ दिया वो कॉपी लगाइए, हमें भिजवा दीजिए। सर, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि वो आपसे संपर्क कैसे करें। हमें संपर्क करने के लिए पहला हमारी वेबसाइट है www.msso.in, आप इस पर जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 9044869261 इस पे कॉल कर सकते हैं। तीसरा, हमारा कार्यालय, यदि आप प्रबंध कार्यालय कानपुर हमारा, जहाँ शिकायतों का मेन सुनवाई होती है, संडे को हर संडे जन सुनवाई होती है, वहाँ आ सकते हैं, 276A बल्ला 7 कानपुर नगर, या आप बाई डाक भी इसी पते पर आप अपना शिकायत दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम आप चला रहे हैं पुरुष आयोग की। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि पुरुष आयोग है क्या और इसके गठन की आवश्यकता क्यों, आपको इसकी मांग करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सूर्य जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, पूछा आपने ये। आज भी आपने पिछले हफ्ते 15 दिन के अंदर देखा होगा, भाई बीभत्स घटनाएं समाज में हुई है। हम ये नहीं कहते कि महिला सताई गई महिला, पहले बहुत सताई गई महिला है, तो क्या लगता है आपको पुरुष सताया जाएगा? नहीं, सताया नहीं जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अब बदला नहीं लेना चाहिए महिलाओं को जाके, जो घटना पहले घट चुकी है। पहले पुरुष प्रधान देश था हमारा, आज पुरुष प्रधान देश नहीं हमारा है, आज इक्वलिटी हमारे यहाँ, और ये हर्ष का विषय है कि आज महिलाएं भी आगे बढ़कर आगे आ रही हैं, खुशी का विषय है। लेकिन समस्या बस इतनी आ रही है कि जो महिलाओं को जब सताई जाती थी उस समय कानून बनाए गए, आज 60 से ज्यादा कानून महिलाओं के लिए है, उन कानूनों का बढ़ चढ़ के दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज महिला सताई नहीं, आज भी महिला सताई जा रही है, आज भी ऐसे पुरुष वर्ग हैं, ऐसे ससुराली पक्ष हैं, ऐसे लोग हैं जो आज दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर डालते हैं, आज भी ऐसे लोग समाज में हैं। लेकिन हमारा सिर्फ कहना इतना है कि कानूनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप महिला कानून और सख्त कर दीजिए। जो पुरुष आयोग मुहिम चल रही है हमारी, उसमें सरकार से 2 मांगे हमारी सिर्फ हैं। पहला है कि आर्टिकल 15 हमारा कहता है समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल सही। जिस समानता का अधिकार देता है, महिला पुरुष लिंग और कलर और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, तो जब महिलाओं के लिए 60 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, बच्चों के लिए बाल आयोग बना हुआ है, तो पुरुष के साथ भेदभाव क्यों? पुरुष आयोग बनाइए ना उसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा पुरुषों को आप कहीं पावर दो, नहीं, इतना कह रहे हैं जैसे उनको ये पुरुष प्रताड़ित होता है, प्रताड़ना किसी को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष, किसी को प्रताड़ना नहीं मिलनी चाहिए। जो भी प्रताड़ित हो उसको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा संविधान कहता है। तो जब महिला प्रताड़ित होती है उसको न्याय मिलता है, कानून है, आयोग है। तो ये पुरुष प्रताड़ित होता है तो उसके लिए आयोग क्यों नहीं है? वो कहाँ सुने, उसके लिए कानून क्यों नहीं है? तो हमारा सरकार से पहली मांग है कि पुरुषों के लिए भी आप पुरुष आयोग बनाइए, जिससे वो भी प्रताड़ित हों तो भी अपनी समस्याएं बता सकें, आत्महत्या न करें। भी कानपुर गई आपके नॉलेज में होगा निशान आत्महत्या केस, बॉम्बे में शादी कुछ साल बाद उसे वो फिल्म मेकर था, ठीक है, आज उसने आत्महत्या कर ली उसने। आज तो आत्महत्या चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, आत्महत्या की जब बहुत बड़ी वजह होती तब आत्महत्या करते हैं।
आज ये शुरू से हम लोगों ने पढ़ा, सुनील जी, कि बॉयज डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई। हम पुरुष से रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता। आपने एक मेरा चलाया था, उसमें मर्द को दर्द नहीं होता, अमिताभ बच्चन के डायलॉग में मुझे आज भी बहुत चाट कर लगा आपका वो। तो अब वो मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द दर्द लेके जाए कहाँ अपना? सही बात। आज दोस्तों कहता अरे तो मर्द हो के ऐसा थाने आता, तो मर्दों की बीबी से ऐसा मार के खा के आ गया। तो मेरा कहना सिर्फ इतना, पुरुषों की भी यदि प्रताड़ना मिले, वो भी अपनी बात कह सके, लग सके, उसकी जांच हो सके। नंबर 2, महिला कानूनों में एक लाइन और महिला कानून सख्त कर दो, मुझे एतराज नहीं है, और सख्त कर दीजिए आप। उसमें एक लाइन जोड़िए बस, कि यदि कोई महिला किसी पुरुष पर कोई भी केस गलत लगाती है और माननीय न्यायालय द्वारा गलत केस साबित हो जाता है, उस महिला को वही सजा मिलनी चाहिए जो पुरुष को सही साबित होने पर मिलनी थी। सही बात आपने कहा। और कई सारे भी केस, 1-2 केस अभी नॉलेज में भी आए हमारे, जिसमें जज साहब ने जो है उल्टा जो है महिला के ऊपर ही दिया है। लेकिन ये बहुत गिने चुने केस हैं। आज हम कहते हैं इसको कानून में अमल में लाया जाए पूरी तरह से। यकीन मानिए जिस दिन ये इम्प्लीमेंट 2 चीजें हो जाएंगी, जिस दिन पहला कानून में लाइन जोड़ दी जाएगी, उस दिन महिलाएं गलत, ये नहीं दर्ज नहीं करता, तब भी कराएंगी, लेकिन संख्या बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो पीड़ित महिलाएं वास्तविक रूप से हैं उनको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि 100 केस दर्ज होते हैं, तो जो मेरा जो मोटा मोटा रेशियो है 80 to 85 गलत केस दर्ज होते हैं आज के। गलत कैसे? आज मेरी पत्नी ने, हमारी पत्नी से विवाद हुआ, विवाद पत्नी से हुआ, किसी बात पे विवाद हुआ, मान लिया हाथ पे हाथापाई हो गई, कुछ भी गाली गलौज हो गया, गुस्से में हो जाता है, ठीक। अब उसका पत्नी को बिल्कुल अधिकार है कि मेरे खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराए, गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराए, बिल्कुल अधिकार उसको है। लेकिन ये अधिकार नहीं है कि मेरी जरा सी बात होने पर वो पूरा दहेज का पैकेज लगा दे, घरेलू हिंसा लगा दे, मेंटेनेंस साथ में ले ले, और साथ में मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, हमारी जो हमारे छोटे भाई की पत्नियां, बड़े भाई की पत्नियां, इनको ये पूरा एक गठबंधन बना लिया जाता है केस के साथ में, और जो पैकेज लगा दिया जाता है, ये गलत तरीका है। सर, पुरुष आयोग की आप मांग किए हैं, घर में रोटी टाइम पे मिल रही है? बिल्कुल टाइम से मिलेगी। तो मैंने कहा मैं महिलाओं के विरोध में नहीं हूँ। आज जो महिला से पत्नी बन के मत देखो, आप एक माँ बन के देखो, एक बहन बन के देखो। आप खुद लगेगा आपको कि जिस दिन आपका बेटा बड़ा होगा, आपके बेटे को कोई महिला गलत केस कर रही होगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, पुरुष आयोग होना चाहिए। आपकी, हम बेटी भी कहते हैं, आज बेटी प्रताड़ित की जाती है, लेकिन उनको न्याय क्यों नहीं मिलता? कई केस मेरे पास ऐसे हैं, उनको भी पुलिस कहती है फर्जी लेके आई होगी। क्यों? इतने ज्यादा फर्जी केस होते हैं। तो यदि हमारी बातें सरकार मान लेती है, तो यकीन मानिए कि महिलाओं को और अच्छा न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं एक ही लाइन यहाँ भी कहता हूँ, एक टाइमलाइन है, सबका नंबर आएगा, आज नहीं तो कल नंबर सबका आएगा। आज तुम पत्नी के रूप में हो, कल माँ के रूप में आपकी बहू आपको मुकदमा गलत करेगी आगे। आज किसी की बहन हो, आपकी भौजाई जो भाई की वाइफ है, वो भी आपको फंसाएगी किसी न किसी वाले रूप में लाके करके। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है समाज में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस आयोग की बहुत आवश्यकता है। आप इसमें देखिए, अभी मेरठ का केस देखिए, आप कार के डर में इतना तो मैं जघन्य, अभी मैं आज ही रिपोर्ट सुबह पढ़ रहा था, पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने एक बात बोली कि अभी तक की मेरे रिकॉर्ड में इतना बेभत्स केस है कभी नहीं जीवन में मेरे आया। आप मेरठ का केस, उसका औरैया केस देखिए, आप मुंह दिखाई के 70,000 रुपए मिले, 30,000 पति से लेकर पति खिलाफ भी फिरौती दे डाली और गोली मरवा दिया, शादी 15 दिन के अंदर। तो बहुत सारे, और इसकी एक मेन वजह आपको बताएं सुनिए, जो हमारी नजर में मेन वजह है, आज सबसे बड़ा एक जो कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबसे बड़ा आज देखिए, मैं उसका ये मेरठ केस आज ही पढ़ा, सुबह पढ़ रहा था मैं, तो देखा वो क्लास 8वीं तक साथ पढ़ा था, उसके बाद में पुराने दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें दो जुड़ गए, फिर चालू सब हो गया। पहले भी लव अफेयर होते थे, लेकिन शादी हो जाती थी, खत्म। तब अंतर देशी में आई लव यू लिख के तो नहीं भेजेंगे, पोस्ट कार्ड लिख के नहीं भेजेंगे। आज कांटेक्ट नहीं खत्म हो पाता है, और कांटेक्ट ना खत्म होने की वैसी समस्याएं पैदा होती है। तो मैं सभी पुरुषों से और महिलाओं से एक ही अपील करता हूं, आपका अफेयर है किसी से, कोई आपका है, आपका रिलेशन है, आप शादी उसी से करिए, लेकिन घरवालों दबाव में आकर के किसी और की जीवन का बर्बाद ना करें, वो महिला हो या पुरुष हो, और का जीवन बर्बाद ना करो। आपकी बातों से राहत इंदौरी जी का एक शेर हमको याद आ गया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में भी, यहाँ हमारा मकान थोड़ी ना। तो बिल्कुल सही कहा आप। पुरुष आयोग जो लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और 24 राज्यों में आपने बताया आपकी संस्था है, 24,7 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश में 31 पूरे टोटल हो गए। उसके बाद में आप लगातार हस्ताक्षर अभियान के तहत तमाम प्रोग्राम, तमाम कार्यक्रम करते रहे।
क्या अभी तक कुछ रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है? देखिए, रेस्पॉन्स पुरुष आयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको बता दें, बहुत बड़ा मुद्दा है। इतनी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये मैं 4 चरणों में प्रस्तावित है। ये अभी तो पहला चरण सिर्फ चल रहा है कि लोग जागरूक हों, लोग जाने हम क्या है। अब मैं कहता हूं कि हम 1 साल भर में नहीं बनवा पाएंगे, भी मैं कहता हूं टाइम लगेगा इसमें बनने में, बिगड़ी चीज बिल्कुल है ये आज। लेकिन अभी हमारा जन जागरूकता के अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। तो अभी हमारा 23 फरवरी को कार्यक्रम हुआ था। मतलब अभी आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि ये चीज होनी चाहिए, और नीड है, होनी चाहिए। आने वाले समय में जब ये जन जागरूकता ऐसी फैल जाएगी, तो मैंने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि आप पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि पुरुष आयोग कौन पार्टी बनवा रही है, पुरुषों का समर्थन उसी पार्टी को होगा। आप ये भी मुद्दा शामिल करिए ना। आज पुरुष आए दिन मारे जा रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। तो हम भाई इतना कहते हैं न्याय दोनों को मिलना चाहिए, महिला पुरुष दोनों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये लंबी लड़ाई हमारी है। अभी आने वाले 13 अप्रैल को लगभग 51 शहरों में और 31 राज्यों के 51 शहरों में हमारे एक साथ कैंप चलेगी। जैसे कि आपकी संस्था है, आपकी संस्था में बहुत सारे महिला जो सदस्य होंगे वो भी काम कर रहे होंगे। हाँ। क्या कभी उन महिला सदस्यों के अंदर ये बातें आई कि पुरुष आयोग की आप मांग कर रहे हैं, या वो भी सपोर्ट? शुरू में आई बात, लेकिन जब उनके प्रस्ताव में कुछ बताया मैंने, हम विरोध का महिला का, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं हमें। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कभी उनके मन में ये आया कि ये महिलाओं के आया शुरू में, उनको लगा, शुरू में उनको आया कि ये कानून आ जाएगा तो पुरुषों का और निरंकुश हो जाएंगे, ठीक है, और महिलाओं अत्याचार होने लगेंगे। फिर जब पूरी बात बताई मैंने सामने जाकर के, तो उनको लगा। हमने कहा पत्नी बन के मत देखो, एक बहन और एक माँ बन के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और पूरे कानून, पूरी मांगों में हमारे कहीं भी है ही नहीं महिला कानून कम कर दो। मैंने नहीं कहा आयोग बंद कर दो, महिला बंद कर दो, मैंने नहीं कहा महिला कानून काट दो, मैंने कहा ही नहीं। मैं कहा और सख्त कर दो, एक लाइन तो जोड़ दो बस, और क्या चाहिए। और लाइन से हमें न्याय मिलेगा ना, अन्याय नहीं, न्याय मिलेगा हमको। लगातार आप संस्था के माध्यम से तमाम पीड़ितों को मदद करते हैं, तमाम परेशान व्यक्तियों को सलाह सुझाव जो आवश्यक चीज़ें होती है वो भी करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके आप समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। वैसे तो आपका ये भी काम समाज सेवा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बावजूद इसके भी आप बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना, अन्य बच्चों के कार्यक्रम वो भी करते हैं। इन सब के लिए समय कैसे मैनेज होता है? उस समय के साथ साथ ऐसे कौन कौन से बच्चों को या ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं आप और चला रहे हैं? देखिए, अभी जैसे हमारे स्ट्रीट स्कूल चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अभी एक गाजियाबाद में स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, 2 साल हो गए उसको चलते हुए। तो वहाँ हम लोग गरीब बच्चों, 50 बच्चों को, क्योंकि बजट अधिक चाहिए होता है, तो जितनी लिमिट हमारी होती है, हम 50 बच्चों को 2 साल से निःशुल्क एजुकेशन दे रहे हैं। कोई चार्जेस नहीं, इवन किताबें कापी का कभी खर्चा हम लोग देते हैं बच्चों को। उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनको एक मॉरल सिखवाते हैं, संस्कार। आज तो सबसे बड़ी संस्कार कमी जो समाज में हो रही है, उसको भी हम लोग उसमें जोड़ा है। हम लोगों ने बच्चों को हफ्ते में 1 दिन क्या माता पिता कर्तव्य हमारे, देश के प्रति क्या कर्तव्य हमारे, बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य हमारे, हम ये स्कूल में तो उसके प्रति क्या कर्तव्य हमारे, इसकी भी जानकारी लोग देते हैं। ऐसे ही हमारे आज पूरे भारतवर्ष में 53 स्कूल चल रहे हैं। इसमें हम लोग का लक्ष्य इतना होता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हम उनको डिग्री नहीं दे सकते ना कोई। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? उनके पढ़ाई का माहौल नहीं होता, उनके माँ बाप का पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि 1.5 से 2 साल क्लास चलाओ, वहाँ पर बच्चों को महत्व मालूम से पढ़ाई क्या है, और साथ ही साथ उनके अभिभावक को मालूम से पढ़ाई का महत्व क्या है। जब वो पढ़ाई के महत्व समझने लगते हैं, तो हम गवर्नमेंट का जो एक्ट है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा है, उस एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन करके उनको आसपास जो अच्छे स्कूल से उनको एडमिशन करवा देते हैं। भला उनका वही से होगा। हम सिर्फ एक माहौल देने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं है। बिल्कुल सही। हम किसी व्यक्ति को 1000, 2000, 10,000, 50,000 दे देंगे, वो उससे भला नहीं होने वाला, लेकिन एक शिक्षित कर देंगे उसको, एक बार एक शिक्षा के मार्ग पे ला देंगे, अपने भविष्य खुद बना लेगा वो। तो यही प्रयास चल रहा है कि लोग शिक्षा के मार्ग पे पहुंचे हमारे। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आपको ये मानवाधिकार संगठन बनाने की प्रेरणा आपके पिताजी से आपको मिली। हाँ। बाद में आपका विवाह हुआ, आपकी पत्नी भी सुना है कि आपके साथ संस्था में बिल्कुल लगी रहती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप पत्नी के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि नहीं ये काम मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, पत्नी जो हमारी है शुरू से हमारे इस मामले में साथ में है, डॉक्टर किरण अग्निहोत्री। आपको बताएं कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी एक लाइन ऐसी नहीं है वो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें संस्था काम नहीं करना है या इसके तुम हमें टाइम नहीं दे पाते हो, कभी आज तक करे, कभी नहीं। बल्कि वो एक बैकबोन बनकर के उन्होंने साथ दिया हर जगह। आज मैंने कहा 20 से 22 दिन में बाहर रहता हूँ, तो 20 से 22 दिन बाहर क्यों रह पाता हूँ? उनकी वजह से। आज वो घर में बच्चे न देखें,
चाहे मेडिसिन ना करें तो मैं 22 दिन बाहर नहीं रह सकता हूँ। फिर ऐसे काम में जिसमें कुछ फाइनेंशियल नहीं मिल रहा है। आज दुनिया अर्थ की तरफ भग रही है, जिसमें फाइनेंशियल कोई तुमको 1 रुपए का लालच नहीं है, मिलना नहीं है और जेब से लगाना है, उस काम के लिए कोई पत्नी नहीं कहेगी आप घर से बाहर जाइए, कोई नहीं कहेगी पत्नी। लेकिन कभी ऐसा विरोध हमारे यहाँ नहीं हुआ। भाई इतना रहता है कि आप बाहर सब करिए, हम भी साथ देंगे, हर जगह जाते ही साथ में हमारे, लेकिन बस बच्चों का पढ़ाई इन पे भी ध्यान देते रहो। उससे ज़्यादा कभी कोई भी मनाही नहीं हुई है। आज महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम करती हुए हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए करती हैं। हम पुरुषों उत्थान कर रहे हैं, महिला उत्थान कर रहे हैं, लेकिन कहीं विरोध नहीं है दोनों लोगों में। सही है। हाँ, और उन्होंने हर जगह साथ दिया। स्थितियाँ हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं। कभी स्थिति एक 2015 की बात है, मैं इतनी ऐसी स्थिति कि मुझे था कि बस अब नहीं बचना है। डॉक्टर ने दे दिया था कि बस डेथ से और कुछ मंथ जीवन है, कुछ मंथ के बाद आप नहीं बचेंगे। डॉक्टर तो जवाब दे दिया था। और उस परिस्थिति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस व्यक्ति को ये उम्मीद हो कि मैं बचूंगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। उस समय मेरी पत्नी ने, मैं ऑन बेड था, बेड पे ही नहाना, बेड पे ही सब करना। उन्होंने वो 3 महीने मेरे साथ वो संघर्ष किया है। उस जो आज मेरा नया जीवन है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो नए जीवन में बैठे हैं, बहुत बड़ा उनका योगदान है। और शायद पूरा जीवन में निछावर करो तभी उस योगदान को हम नहीं वो पूरा कर, वो कहते हैं आसान नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि आज वो समय नहीं निकल गया होता तो आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता आपके साथ। बिल्कुल सही बात है। इतिहास गवाह है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो। और हम आखिर में यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ऐसा कोई संदेश देना चाहें जिससे कि समाज में बढ़ रही कुरीतियाँ या अन्य चीज़ें कम हो। हम ये चाहेंगे हमारे दर्शकों को ऐसा कोई संदेश दें। देखिए, सबसे पहला तो मैं एक बात कहेंगे, संस्कारों की जो कमी हो रही है, मैं अभिभावकों से कहूँगा अपने बच्चों को संस्कार दें। दूसरा, एक समस्या आज एकल फैमिली की बहुत बड़ी आ रही है। एकल फैमिली की वजह से आज हम लोग बाबा दादी नाना नानी सब भूल चुके हैं। तो एकल फैमिली को थोड़ा सा यदि कम कर सके उसको कम करें, और जिससे ये कम कर दोगे तो संस्कार अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे बच्चों को। मैं यकीन मानो संस्कार बाबा दादी के संपर्क जो बच्चे रहते हैं ना, बाबा दादी ताऊ ताई, तो संस्कार मिलने शुरू आते हैं। माँ बाप संस्कार नहीं दे पाते बच्चों को, ना दे पाएंगे कभी, क्योंकि माँ बाप आज के टाइम में दोनों नौकरी कर रहे हैं, टाइम समय नहीं बच्चों को देने के लिए ना। तीसरी बात हम एक कहेंगे, जो आज जिस संगठन में बैठे हैं, जिस संगठन में आज सुनील जी आए हैं और आपके साथ रूबरू कराया है, तो मैं एक बात कहूँगा कि जानकारी जागरूकता बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों पर जागरूक होइए आप। आज जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम को मुझे करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए यदि आप जागरूक हो जाए, अपने कामों, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए। आज हम लोग एक बैंक में जाते हैं, किसी अधिकारी जाते हैं, चपरासी होता है, डीएम होता है, या जिले का एसपी कप्तान कोई भी हो, सबके नाम कहेंगे लिखा था गवर्नमेंट सर्वेंट, जनता का नौकर मतलब होता है। हम आज जनता का मालिक ट्रीट करते हैं, बस ये गलती कर बैठते हैं यहाँ पर। ये चीज को छोड़ना होगा। ये हमारे काम के लिए लोग बने हैं, जो हमारी आज जरूरतें उनको पूरा करने के लिए बने हैं। आज प्रशासनिक कामों की हमारे लिए यहाँ अपॉइंट, डीएम भी अपॉइंट जिले में है, वो जनता के लिए अपॉइंट हुआ वहां पर। तो इनको हम माई बाप ना माने। हम नहीं कहते रेस्पेक्ट करिए, लेकिन सही जगह रेस्पेक्ट करिए। अपने अधिकार जानिए, अपने कानून जानिए, गलत चीज के लिए झुकिए नहीं, गलत चीज के लड़िए बराबर। और मैं कहता हूं आप लड़ाई लड़िए गलत चीज के लिए, आप आगे आइए, मैं पूरा साथ दूंगा आपको। मैंने अपने नंबर दे चुका हूं, वेबसाइट दे चुका हूं, कानपुर कार्यालय हमारा है, आप आके मिलिए, मैं पूरा साथ दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं नहीं कहता वैसा खत्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कम जरूर हो जाएगा यदि आप लोग जागरूक हो जाओगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, ये हमारे साथ थे तपन अग्निहोत्री जी, जो मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महामंत्री और लगातार पीड़ितों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तमाम ऐसे महिलाएं हैं जिनके लिए वो आगे खड़े रहते हैं, तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनको किसी भी समस्या के लिए उनके साथ खड़े हैं, और ये पुरुष आयोग की भी बनाने की मांग कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रम तक। मैं सुनील चतुर्वेदी, नमस्कार।